Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of September 2024. तो गाइस आज है तारीख 19 सितंबर 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइस आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है भितरकनिका नेशनल पार्क को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों परसों के वीडियो में हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में डिस्कशन किया था। तो इस पर्टिकुलर कमीशन को लेकर आपके पास में दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस कमीशन के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, इनको 5 साल तक सर्व करना होता है। यानी इनका जो टेन्योर है वो 5 साल तक होता है, या फिर जब तक ये 65 साल के ना हो जाएं। इन दोनों में से जो भी पहला पूरा हो जाएगा उसके हिसाब से इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को आपने अगर देखा हो तो पेज नंबर 14 पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक या स्पेस वाले सेक्शन के साथ में लिंक कर सकते हैं। देखो हुआ क्या है, जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, गवर्नमेंट ने चंद्रयान 4 के साथ साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट मिशंस को अप्रूवल दे दिया है, जिसको लेकर यह पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल कवर किया गया है। आइए मैं आपको बताता हूं कौन कौन से मिशन हैं जिसको ये अप्रूवल मिला है। देखिए हमारे स्पेस प्रोग्राम को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कल के दिन हमारी केंद्र सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन को अप्रूवल दिया। चंद्रयान 4 के साथ साथ वीनस ऑर्बिटर को यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। उसके अलावा गगनयान प्रोजेक्ट में एक एक्सपेंशन होगा। हमारा खुद का जो स्पेस स्टेशन है वो तैयार होने वाला है। 2040 तक हम चंद्रमा पर पहला भारतीय इंसान को भेजने वाले हैं। ऐसे बड़े बड़े मिशंस को लेकर ये अप्रूवल दिया गया है। इवन कैबिनेट ने लगभग 1236 करोड़ रुपए दिए हैं वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए। मतलब इस पर्टिकुलर अमाउंट को एक अप्रूवल मिल गया है। यानी वीनस जो हमारा प्लैनेट है वहाँ पे हम मार्च 2028 में एक इम्पॉर्टेंट मिशन लॉन्च करेंगे। और उस इम्पॉर्टेंट मिशन का पर्पज़ क्या होगा, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। ये तो केवल एक न्यूज़ आर्टिकल है जो खबरों में सभी जगह पे रहेगा। आप हम सब लोग एकदम नॉर्मली इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर यह है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का मतलब क्या होता है, हर एक आर्टिकल को इस तरीके से गहराई से पढ़ना कि यहाँ से मान लो कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा या मेंस में कोई क्वेश्चन बन जाएगा तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हर एक गहराई को पढ़ते हुए चलना। वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं चंद्रयान 4 के बारे में। जैसे हमने पिछले साल चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। चंद्रयान 3 वैसे पिछले साल क्या होता है, सक्सेसफुली चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर आराम से अपना मिशन को पूरा करता है। और भारत दुनिया का पहला देश बना जो कि चांद के साउथ पोल पर उतर के दिखा चुका है ना। अब चंद्रयान 3 में आपको पता होगा हमारा एक लैंडर था जो इस तरीके से चांद पे उतरा है। उसमें से रोवर निकला था जिसमें पहिए लगे हुए थे और वो चांद पे घूमा है ना, ये आपको पता है इसके बारे में। लेकिन अब जो हमारा चंद्रयान 4 होने वाला है इसमें एक नया ट्विस्ट है। क्या है, जो हम चंद्रयान 4 जल्दी लॉन्च करेंगे, जिसके सैंपल्स वगैरह रेडी कर लिए गए हैं। ये बात खुद हमारे जो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ जी, उन्होंने खुद बोला है कि एग्जैक्टली ये होगा कि चंद्रयान 4 में एक और हम लैंडर भेजेंगे। जो लैंडर चांद पे जाएगा, चांद पे उतरेगा, इसमें से यहाँ पर रोवर भी निकलेगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, वो जो रोवर है वो चांद की सतह से सैंपल को इकट्ठा करेगा। वहाँ चट्टान जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वहाँ से सैंपल निकाला जाएगा। सैंपल निकालने के बाद में लैंडर पे लाया जाएगा और ये लैंडर वापस से उड़ान भरेगा और वापस पृथ्वी पे आएगा। तो हम चंद्रयान 4 के माध्यम से चांद पे से सैंपल को लेकर आएंगे भारत वापस। ये हमारा मेन टारगेट है। तो ये काम कोई कर चुका है। अभी रिसेंट का एग्जाम्पल चाइना का पता होगा, चाइना ये काम कर चुका है, चांद पे से सैंपल लेकर आ चुका है। हम भी वही काम अपने चंद्रयान 4 में करने वाले हैं। तो पहला तो मिशन ये होगा, सिंपल समझ में आ गया।
दूसरा इंपॉर्टेंट जो अप्रूवल मिल चुका है वो है गगनयान मिशन के अंदर में इसका एक्सपेंशन। आपको पता है गगनयान मिशन में हमारा मेन पर्पज़ है, हमने फिलहाल के लिए अभी भारत के इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को चुना है जो स्पेस में जाएंगे, कुछ समय तक रुकेंगे और ये मिशन वापस से आएगा। गगनयान मिशन का मेन पर्पज़ क्या है कि हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को क्या करें, स्पेस में भेजें और वो जो भी होगा 5 से 7 दिन तक ये स्पेस में रहेंगे और वापस से यहाँ पर इनको लैंड करवाया जाएगा सेफली। तो ये यहाँ पर इसमें भी हज़ारों करोड़ रुपया यहाँ पे दोस्तों खर्च हो रहा है। इसको लेकर पहले कई सारे ट्रायल्स होंगे, ट्रायल्स होने के बाद में ट्रायल्स हो भी रहे हैं, कई सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, लंबे समय से हम गगनयान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। भारत जैसे यहाँ पर इसको सक्सेसफुली करेगा तो इसी के साथ में यूएस, रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज़ की लिस्ट को ज्वाइन कर लेगा। हम लोग यहाँ पे चौथा देश बन जाएंगे जो सक्सेसफुली इस मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन को कंडक्ट कर रहे होंगे। समझ गए। फिर उसके बाद तीसरा जो हम अभी एक ओवरव्यू ले ही चुके हैं स्टार्टिंग में, सरकार ने वीनस ऑर्बिटर मिशन को भी अप्रूवल दे दिया है। दोस्तों अगर हम देखेंगे सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल में जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से तीसरे नंबर पर है। पहला प्लैनेट है मरकरी, दूसरा है वीनस और तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्स। तो दोस्तों यहाँ पे अर्थ के अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको मार्स नज़र आएगा। मार्स पे ऑलरेडी हमारा मिशन लॉन्च हो चुका है। आपको पता है 2013 में हमने मंगलयान मिशन लॉन्च किया था जिसके ऊपर मिशन मंगल करके एक मूवी भी बन चुकी है। वो मिशन आज के समय पर पूरी तरह से कंप्लीट भी हो चुका है, ख़त्म भी हो चुका है। तो मार्स को हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब हमारा टारगेट है कि हम वीनस को एक्सप्लोर करें। ठीक है, पीछे जा चुके हैं, अब आगे जाना है। एक दूसरा हमारा इंटरप्लैनेटरी मिशन होने वाला है। ये ध्यान रखिए, अब ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया है इंटरप्लैनेटरीज का मतलब क्या है, दूसरे ग्रह पर जाना। तो एक हम मार्स पे कर चुके हैं, अब वीनस पे जा रहे हैं। तो ये वीनस पे जो हम मिशन भेज रहे हैं दोस्तों, इसमें कई सारी चीज़ें होने वाली हैं, है ना। कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें भेजेंगे। मार्च 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा जहाँ पे वीनस को बहुत क्लोजली हम क्या करने वाले हैं, मॉनिटर करने वाले हैं। और ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसके लिए पैसा लगेगा लगभग 12,236 करोड़ रुपया। इसमें क्या होने वाला है, हम वीनस के एटमॉस्फेयर को समझेंगे, क्योंकि बताया जाता है कि जो वीनस है ना, देखो वो सूर्य के काफ़ी करीब है, मरकरी के बाद वीनस है। और कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एक समय पर जो वीनस है वो पृथ्वी की तरह ही हुआ करता था, एकदम सिमिलर सिनेरियोस थे दोनों जगह पर। और बोला यह भी जाता है कि वीनस जो है एक समय पर रहने लायक ग्रह हुआ करता था। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है, कैसे इवॉल्व हुआ है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं हम इस वीनस ऑर्बिटर मिशन के तहत। ठीक है, तो आने वाले समय पर लॉन्च होगा, जिसको अप्रूवल मिल चुका है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। थर्ड और इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्ड नहीं शायद ये फोर्थ चीज़ होने वाली है, वो ये है कि 2035 तक हम भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। सर ये स्पेस स्टेशन क्या होता है? अंतरिक्ष में इस तरीके से दोस्तों आपको पता होगा आज एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को आप देख पाएंगे तो एक फुटबॉल ग्राउंड साइज़ का स्पेस स्टेशन है जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी समय तक रुक सकते हैं। सुनीता विलियम्स का केस पता होगा, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। तो वो क्या होता है, वहाँ पे रुकने के बाद में अपना जो रिसर्चेस वगैरह है वो यहाँ पर करते रहते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है दोस्तों, अंदर से कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये दिखाई पड़ता है, ताकि वहाँ पे रुक के आराम से रिसर्चेस की जा सकें। और ऐसा ही स्पेस स्टेशन चाइना ने भी अपना खुद का बनाया है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन। टुकड़ों टुकड़ों में भेज के उसको लॉन्च किया है, ऊपर जो यहाँ पर जोड़ा है। तो भारत भी चाहता है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना। तो ये भी दोस्तों हम काम करने वाले हैं। 2035 तक हमारा खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में होगा, जहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाएंगे, इंपॉर्टेंट रिसर्चेस को करेंगे। ये भी यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ज़रा यहाँ पे आप देख पाएंगे, जैसे आर्टिकल में भी एक्सप्लेन किया गया है कि हमारा ये पहला कदम होने वाला है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की तरफ में। ठीक है, ये बात दोस्तों क्लियर हो गई। चलिए अब आगे आते हैं। एक और रेलिवेंट चीज़ होने वाली है, वो क्या है, 2040 तक दोस्तों क्या करने वाले हैं, हम पहले भारतीयों को, कोई पहला भारतीय इंसान होगा जिसको चांद पर भी भेजेंगे। चांद पर उतारने का हमारा मेन पर्पज़ है। बीच में चाइना वगैरह भी अभी ट्राई कर रहे हैं, ये बहुत सारे मिशंस इनके भी आने वाले हैं जहाँ पे फोकस करने वाले हैं कि इसी इंसान को चांद पर उतारा जाए। तो बट यहाँ पे इंडिया का भी गोल है, बट ये काफ़ी दूर है, 2040 या 2045 तक यहाँ पर हो पाएगा, ऐसा यहाँ पे हमारे आर्टिकल्स में कहना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स लगातार पब्लिश हो रहे हैं, हमने इसके बारे में हर एक एस्पेक्ट को क्लियर किया है। चलिए आगे आते हैं। दोस्तों आपको पता होगा इस चैनल पे 2 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं डेली बेसिस पे, सुबह और शाम दोनों समय पर मैं आपको यहाँ पर मिलता हूँ। मॉर्निंग में डेली बेसिस पे ये द हिंदू का वीडियो जो आप देख पा रहे हो ये मिल जाता है, जहाँ पे पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस हम करते हैं, चाहे उसमें एडिटोरियल हो, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट हो, डेली बेसिस पे शॉर्ट आर्टिकल्स हो,
जिसमें हम लोग यहाँ पर बहुत डिटेल से डिस्कशन करते हुए मेंस का क्वेश्चन ये सब चीज़ें सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से आपके दूसरे बाकी सारे जो सोर्सेज बचते हैं ना, वो सब आपका एक दूसरे वीडियो में कवर हो जाता है। ये वाला वीडियो एक दिन पहले ही शाम 8:30 बजे अपलोड हो जाता है। जैसे आज 19 सितंबर है, तो आज का वीडियो ये कल मैंने 18 सितंबर शाम 8:30 बजे आपको दे दिया था, ठीक है। क्योंकि एक दिन पहले की सारी खबरें होती हैं जो अगले दिन पब्लिश की जाती है, मैं आपको एडवांस में ही वो वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेज कर सकें। तो याद रखिएगा, शाम को 8:30 बजे वापस से इसी चैनल पर आना है, क्योंकि आपको फिर से आज का जो वीडियो है वो मिलने वाला है। मतलब कल का जो करंट अफेयर का वीडियो होगा एक दिन पहले मैं आपको वहाँ पे वो प्रोवाइड करवा देता हूँ। चलिए, फिलहाल के लिए एक और यहाँ पे खबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे अखबार में पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है। जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में हम लिंक कर सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। खबर क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर नया अपडेट्स है। भारत चाहता है कि भाई इस ट्रीटी को वापस से रिव्यू किया जाए, और भारत यहाँ पे अगर इस रिव्यू को लेकर पाकिस्तान की साइड से इंडिया को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम बातचीत जितनी भी है वो सब रोक देंगे। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये जो न्यूज़ आर्टिकल है ना, ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा। मान लो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नए नए स्टार्ट किया है उन्होंने, अगर मैं सीधा सीधा ये पढ़ा दूंगा ना तो यहाँ पे दिमाग के ऊपर से हर चीज़ चली जाएगी। पहले मैं आपको पूरा इशू समझाता हूँ है क्या, इंडस वाटर ट्रीटी थी क्या, इसको लेकर पर्टिकुलर इशू क्या है, और क्या भारत ये क्यों बोल रहा है कि अब आने वाले समय पर कोई भी परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग नहीं होगी। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, परमानेंट इंडस कमीशन है क्या, हर एक पॉइंट को आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ, उसके बाद आप ये आर्टिकल खुद ही समझ जाओगे, पता है, हेडिंग पढ़कर ही। चलिए पहले हम चलते हैं थोड़ा सा इतिहास में बैकग्राउंड इशू की तरफ। तो दोस्तों, ये है इंडस रिवर, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी नदी। ये इंडस नदी कहाँ से आती है, तिब्बत वाले रीजन से। ये आप देख पाओगे चाइना, ये तिब्बत है इधर, फिलहाल चाइना ने कब्जा लिया है। वैसे ये तिब्बत एक पर्टिकुलर कंट्री अलग हुआ करता था, बट तिब्बत से ही दोस्तों यहाँ पर ये नदी आती है, इंडस नदी आप देख पाएंगे। और इधर यहाँ पे अक्साई चीन वाले रीजन में एंटर करती है। और ये देखना, ये पूरा अक्साई चीन वाला पोर्शन जिसको अलग से हाईलाइट यहाँ पर किया गया है, ठीक है। ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है ये इंडिया की ही टेरिटरी। तो इधर यहाँ पे ये अपनी रिवर हो गई, कौन सी, इंडस रिवर। ये तिब्बत से आती है सीधा भारत के अंदर में, और इस तरीके से होते हुए जम्मू कश्मीर वाले रीजन से गुजरते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले हिस्से में आती है, और इधर से होते हुए दोस्तों सीधा ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। ये हमारा ये पूरा बॉर्डर हो गया जम्मू कश्मीर का, ये पीओके वाला रीजन हो गया, और यहाँ पे ये नदी इस तरीके से आई और इधर ये पाकिस्तान में एंटर कर गई, ये आपका पाकिस्तान है। तो इधर से यहाँ पर ये इंडस रिवर पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए आती है, और सीधा ये आप देख पाएंगे पाकिस्तान से सीधा नीचे जाएगी, और नीचे जाते हुए हमारा नीचे कौन सा सी है, अरेबियन सी। उस अरेबियन सी में जाके ये नदी गिर जाती है, ठीक है। तो इंडस नदी किस तरीके से बहती है, तिब्बत से निकलेगी और इस तरीके से होते हुए इंडिया के जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में आएगी, और इस तरीके से होते हुए सीधा वो नीचे अरेबियन सी में गिर जाती है। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इसको इंडस वाटर ट्रीटी क्यों कहते हैं, तो इसी वजह से पहले मैंने आपको इंडस नदी के बारे में पढ़ाया, क्योंकि इस ट्रीटी में सबसे बड़ी नदी इंडस रिवर ही है। अब इस इंडस नदी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर भी मिल जाती हैं, जैसे आइए इसको देखते हैं। इंडस के साथ साथ दोस्तों इसके ही नीचे आप देख पाएंगे झेलम, फिर उसी के साथ में आप देख पाएंगे यहाँ पर चिनाब। झेलम भारत से नदी बनकर आती है, और ये झेलम इस तरीके से होते हुए सीधा पाकिस्तान में ये भी एंटर करती है, और जाके जैसे तैसे चिनाब के साथ में मिलने के बाद में ये भी एट द लास्ट इंडस में ही मिल जाती है, जैसे आप ये नीचे पॉइंट देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो एक हो गई इंडस, एक हो गई झेलम, एक हो गई चिनाब, और एक है दोस्तों यहाँ पे रावी नदी, फिर है ब्यास, और इधर है यहाँ पर सतलज। ये 6 नदियों के नाम मैं ले रहा हूँ। इन 6 नदियों के नाम आपको भी ध्यान में रखने हैं। कहोगे क्यों ध्यान में रखने हैं, इसलिए ध्यान में रखने हैं क्योंकि जो ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी ना, ट्रीटी क्या होता है, एक प्रकार का अग्रीमेंट। तो इस इंडस वाटर ट्रीटी में केवल एक नदी को लेकर अग्रीमेंट नहीं हुआ है, इन 6 की 6 नदियों को लेकर अग्रीमेंट हुआ है। कौन से देशों के बीच में अग्रीमेंट हुआ, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आगे की बात सुनिए। क्वेश्चन यह है कि दोनों ने मिलकर आराम से एग्रीमेंट कर लिया, कोई बीच में बिचौलिया वगैरह नहीं था, किसने करवाया यह एग्रीमेंट, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बैंक ने यह एग्रीमेंट करवाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। देखिए ये ट्रीटी साइन की गई थी 19 सितंबर 1960 को, आज 19 सितंबर फिर से है। तो ये पूरा एग्रीमेंट हुआ जिसको वर्ल्ड बैंक ने, मतलब कह सकते हैं मिडिल मैन के तौर पर बिचौलिया रहा वर्ल्ड बैंक, और उसने यहाँ पर इस तरीके से दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट करवाया। नाउ अब
बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। सर ये अग्रीमेंट 6 नदियों को लेकर हो गया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो गया, वर्ल्ड बैंक ने करवा दिया, ये सब तो हमें समझ में आ गया, ये अग्रीमेंट हुआ क्यों ये तो बताइए। अब दोस्तों ये सुनो, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। पाकिस्तान को यहाँ पे डर है, वैसे अपनी हरकत से वो सुधरेंगे नहीं, बार बार मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ऐसे बड़े बड़े इश्यूज दिखाते रहेंगे। तो पाकिस्तान को ये डरता है कि हम कोई हरकत करेंगे भारत के साथ में तो भारत से यहाँ पे सीधा नदी का कनेक्शन तोड़ देगा, नदी का पानी रोक देगा। और हमने मान लो ये नदी का पानी रोक दिया, यह नदी का पानी हमने अपने उपयोग में ज़्यादा ले लिया तो पाकिस्तान के अंदर पानी कम पहुँचेगा। इंडस नदी सबसे बड़ी है, मान लो इसका पानी हमने निकाल कर अपने इस पूरे एरिया में यूज़ कर लिया इरिगेशन के लिए और वगैरह वगैरह अलग अलग पर्पज़ के लिए, तो पाकिस्तान में पानी कम पहुंचेगा। और पाकिस्तान में मेन सोर्स है वाटर का ये नदियां, तो वहां पे वाटर क्राइसिस शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान बार बार इस मुद्दे को उठाता रहा, देन उसके बाद जाकर ये अग्रीमेंट करवा लिया। तो इस अग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ, ये डिसाइड हुआ कि जो हमारी वेस्टर्न रिवर्स है, ध्यान रखिए ये जो अग्रीमेंट हुआ ना, इनमें इन 6 नदियों को 2 भाग में बांट दिया गया। एक भाग कहलाता है ईस्टर्न रिवर और एक भाग कहलाता है आपका वेस्टर्न रिवर। जो वेस्टर्न रिवर है उसमें आपकी ऊपर वाली 3 नदियां आती हैं, कौन कौन सी, इंडस, झेलम और चिनाब। और बाकी ईस्टर्न रिवर में बाकी 3 नदियां आती हैं नीचे वाली, रावी, ब्यास और सतलज। अब अग्रीमेंट में 2 भागों में नदियां बांट दी और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जो इंडस, झेलम और चिनाब वाली नदी होगी, ऊपर की जो 3 नदी होंगी, इन तीनों नदियों पर भारत का जो राइट होगा, इंडिया का जो हक होगा वो लिमिटेड होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। यानी हम चाह कर भी इसका पानी ज़्यादा उपयोग में नहीं ले सकते। उपयोग में ले सकते हैं, थोड़े रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेड वे में है, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं लगा सकते। मतलब हम कुछ भी करें, इस नदी के पानी का फ्लो कम नहीं होना चाहिए या फ्लो रुकना नहीं चाहिए। ये पानी बराबर पाकिस्तान में जाता रहे, ये हमें इंश्योर करना होगा। ये बेसिकली यहाँ पर डील हुई थी इस इंडस वाटर ट्रीटी में, ताकि पाकिस्तान को टाइम पर प्रॉपर तरीके से पानी मिलता रहे, है ना। तो यहाँ पे हम कोई भी इस तरीके से पानी स्टोर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन है, थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं बट रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेड राइट्स हैं। ये नदी हमारे यहाँ से गुजर रही है लेकिन हमारे पास में इसको लेकर हक बहुत कम है। कौन सी नदियाँ, ऊपर की 3 नदियाँ। तो कहोगे बाकी 3 का क्या हुआ, तो बाकी जो रावी, ब्यास और सतलज बची है दोस्तों, इन 3 नदियों के ऊपर में भारत के ऑल ओवर राइट्स हैं, यानी सभी प्रकार के हक हैं। भाई इसका पानी हम चाहे कितना भी इस्तेमाल करें, इसके सभी एक्सक्लूसिव राइट्स हमारे साथ में। हम चाहे डैम लगाएं, हम चाहे और भी दूसरे प्रोजेक्ट्स लगाएं, हम चाहे और भी अलग अलग पर्पज़ के लिए इस पानी को कहीं पर भी इस्तेमाल करें, तो ये इस पे हमारे पूरे राइट्स हैं। इसको लेकर पाकिस्तान कहीं पर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर ऊपर वाली 3 नदियों में थोड़ा वाटर का इशू आता है, भारत कोई बड़े प्रोजेक्ट लगा लेता है, तो पाकिस्तान इस मुद्दे को उठा सकता है। ये बेसिकली यहाँ पर ये डील हुई थी। तो ऊपर की 3 नदियों के राइट्स पाकिस्तान को ज़्यादा दिए गए और नीचे की 3 नदियों के राइट्स कंप्लीटली इंडिया के पास में रहे। ये हुई थी दोस्तों यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। नाउ अब एक और क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में। क्वेश्चन ये होगा, अरे पाकिस्तान को क्या पता चल रहा है यार, ऊपर प्रोजेक्ट वगैरह लगा लो, क्या दिक्कत है, अपना आराम से यहाँ पर जो भी है उसका यूज़ कर लो। नहीं, इसको बार बार चेक करने के लिए, इन ट्रीटी को लेकर हर साल मीटिंग करने के लिए क्या बनाया गया है, एक कमीशन बनाया गया है जिसको बोलते हैं हम परमानेंट इंडस कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी का इंपॉर्टेंट कमीशन है परमानेंट इंडस कमीशन। ये क्या है, एक बायलैटरल कमीशन, बायलैटरल मतलब 2 देशों के बीच का ये कमीशन बनाया गया है, जिसका मेन पर्पज़ है इस ट्रीटी को अच्छे से आगे तक चलाना। इस कमीशन का मेन पर्पज़ है कि हर साल आपस में क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान के जो कमिश्नर्स होंगे, जो इस कमीशन के मेंबर्स होंगे, वो आपस में बैठकर डिस्कशंस करेंगे, बातचीत करेंगे, ताकि ये ट्रीटी प्रॉपर तरीके से चलती रहे। तो इस कमीशन के फंक्शन क्या होंगे, पहला, दोनों सरकारों के बीच में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो, है ना। कोई भी यहाँ पर मुद्दा आ रहा है इन वाटर को लेकर तो उस मुद्दे को रिजॉल्व करना, कोई विवाद हो रहा है तो उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, है ना। कई बार विजिट्स भी होती हैं, जो पाकिस्तान के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर इंडिया में आते हैं, इन नदियों को विजिट करते हैं, चेक करते हैं। रिसेंटली हुआ भी था, हर 5 साल में इस प्रकार की विजिट होती है, ध्यान रखना, हर 5 साल में ये विजिट होती है। तो पाकिस्तान से कुछ मेंबर्स आएंगे, टूर लेंगे, भारत की नदियों पर जाएंगे, समझेंगे कोई प्रोजेक्ट वगैरह इंडिया तो नहीं लगाया है। तो इस तरीके का यहाँ पर ये पूरा कमीशन होता है। समझ गए ये बात? क्लियर हो गया? अब दोस्तों ये तो आपने खबर समझ लिया, अब ये बात सुनिए आगे न्यूज़ में क्या बोला जा रहा है। अब न्यूज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। भारत ये बोलता है कि देखिए भाई, ये जो ट्रीटी है ये लगभग 64 साल पुरानी हो चुकी है, 64 ईयर्स पुरानी हो चुकी है। 64 साल में कुछ बदलता नहीं है क्या भाई,
कुछ महीनों में ही इधर से उधर हो जाती हैं चीज़ें। तो 64 ईयर्स ओल्ड ट्रीटी को हम चाहते हैं वापस से एक बार रिव्यू करना। भारत कहता है आखिरी जो मीटिंग हुई थी वो मई 2022 में हुई थी और जनवरी 2023 से अभी तक हमने पाकिस्तान को 4 बार लेटर लिख दिया है कि भाई आइए इस ट्रीटी पर एक बार फिर से वापस से बातचीत करते हैं, उस ट्रीटी को रिवाइज करते हैं जिसमें दोनों के लिए कुछ बेनिफिशियल पॉइंट्स हम देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान की साइड से कोई भी रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा, कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं आया। इसको लेकर भारत ने ये बोल दिया कि ठीक है, अगर आप जवाब नहीं दोगे ना तो बात ही खत्म। अब ये सुन लेना, आज के बाद परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग होएगी नहीं। ये परमानेंट इंडस कमीशन क्या है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर पढ़ाया, वही बायलैटरल कमीशन जहाँ पे दोनों देशों के प्रॉपर मीटिंग्स होती हैं, इस ट्रीटी को लेकर ये डिस्कशन करते हैं। अगर पाकिस्तान इस पे बातचीत नहीं करेगा तो हम परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग ही उनके साथ में नहीं करेंगे। लो आप कर लो जो आपको करना है, समझ गए? क्योंकि भारत की खास बात यह है, कितने भी इशू हुए हो हमारे पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान ने कितनी भी गंदी हरकतें की हो हमारे साथ में, लेकिन हमने ये पानी नहीं रोका। प्रॉपर तरीके से ये वाटर फ्लो यहाँ पर उनको प्रोवाइड करवाया। पता है वहाँ पे वाटर क्राइसिस हो जाएंगे उन सब चीज़ों को देखते हुए। तो अगर ये इसको इग्नोर करेगा तो ये याद रखना आगे मीटिंग्स भी इग्नोर कर दी जाएंगी। तो आपको एक बार तो बातचीत इस पर करनी है, ये इंडिया की मांग है। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है, पूरा का पूरा इंडस वाटर ट्रीटी का किस्सा समझ में आ चुका है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, तैयार हो सॉल्व करने के लिए। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए कुछ और फैक्ट्स जान लो। जैसे हम अभी इंडस नदी के बारे में बात कर रहे थे, तो इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं ये जान लीजिए। ये लोकेशन तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, तिब्बत से आती है, इस तरीके से होते हुए पाकिस्तान में सीधा अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, ये जो नदी है दोस्तों, ये तिब्बत से होते हुए भारत पाकिस्तान से होते हुए जाती है। लेकिन इस नदी के आसपास आप देख पाएंगे 200 मिलियन लोग हैं जिनको यहाँ पर इस नदी से फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। क्वेश्चन बनेगा तिब्बत का इंडस नदी का ओरिजिन कहाँ पे होता है? तिब्बत में। कितने एरिया में कवर हुई है? इसकी लेंथ 3180 किलोमीटर की है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स आप ध्यान में रख सकते हैं। जब ये इंडस नदी जाती है तो इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर इधर उधर से बहुत सारी इसमें नदियाँ मिल जाती हैं, चाहे वो झेलम, चिनाब, रवि, सतलज हो या इधर से कई सारी नदियाँ, वो सब यहाँ पर इंडस नदी में मिल जाती हैं। तो जो छोटी छोटी नदियाँ आकर बड़ी नदी में मिल रही होती हैं ना, उन छोटी नदियों को हम क्या बोलते हैं? ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं, यानी सहायक नदियाँ बोलते हैं। तो दोस्तों इंडस नदी जब आती है तो उसके लेफ्ट साइड से जो नदियाँ आके मिलती हैं उसमें जस्कर है, सूरू है, सोन है, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज और पंचनाद रिवर्स। और जो राइट साइड से आकर इस इंडस नदी में मिलती हैं उसमें श्योक है, गिलगित है, हुंजा, स्वात, कुनर, उसके अलावा कुर्रम, गोमल एंड काबुल रिवर्स। ये नदियाँ हैं जो कि सहायक नदी कहलाती है इंडस नदी की। इंडस नदी खाली किस में होती है? अरेबियन सी में, जैसे मैंने आपको बताया है ना। अब यार वही रिपीटेड चीज़ें हैं। बाकी अभी जो 6 नदियों को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, इनमें से ये 5 नदियाँ इंपॉर्टेंट तौर पर देखने को मिलेंगी। इनके सोर्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, जॉइन किस किस में होती हैं, तो ये सब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके प्रोवाइड करवा दिया गया है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। मज़ा आ रहा है या नहीं? चलिए बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख पाओगे इतनी सभी इन्फॉर्मेशन जो है एक सिंपल से PDF में स्टोर करके आपको इस ग्रुप में दी जाती है। एक ऐसा PDF जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा PDF मिल जाता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप मिल जाता है जहाँ पे आपके सभी करंट अफेयर्स के कंटेंट सिक्योर हो जाते हैं। इधर उधर भागने की, PDF इकट्ठे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपके पास में बना बनाया मिल रहा है। टाइम बचाइए, वीडियो देखिए, बाकी अपनी दूसरे स्टैटिक पोर्शन को कवर करने की तैयारी में लग जाइए। ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट दोस्तों बहुत ही मिनिमम है, जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप $499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? आपको व्हाट्सएप पर जाना है। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। एक बार आप डेमो वीडियो को चेक कर लीजिएगा कि मुझको कहाँ पर कैसे फ़ायदे हो रहे हैं। कंप्लीटली अपने आप को जब आप सेटिस्फाई कर लो तब जाकर यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट कर लेना। संतुष्ट होने के बाद में आराम से इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन एक काम ज़रूर करना है, वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। 5000 लाइक्स का टारगेट है, उसको आप सभी लोगों को मिलकर सपोर्ट करना है। चलिए आज के ही अखबार में पेज नंबर 1 पे हमने इंडस वाटर ट्रीटी का आर्टिकल ख़त्म किया। उसके जस्ट नीचे देखोगे तो एक फ़ोटो मिलेगा, ये वाला, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, बड़ा बड़ा छपा हुआ है। GS पेपर नंबर 1 से इसको लिंक कर पाएंगे, क्योंकि GS पेपर नंबर 1 में हमारा हिस्ट्री का एक पोर्शन आता है, कल्चर का पोर्शन आता है, तो वहाँ से इसको लिंक किया जा सकेगा।
तो दोस्तों अभी हमने रिसेंटली ओनम का सेलिब्रेशन किया। तो ओनम के अवसर पर केरला के अंदर में हर साल ये पुलिकली टाइगर डांस होता है। पुलिकली डांस मतलब टाइगर डांस। इस तरीके से कुछ लोग अपने आप को टाइगर के फॉर्म में पेंट करते हैं, कुछ टाइगर बनते हैं, कुछ टाइगर के शिकारी बनते हैं, हंटर, और साथ में मिलकर इस तरीके से डांस का परफॉर्मेंस होता है। हज़ारों लोग आते हैं, बहुत सारे विदेश से लोग आते हैं इस पर्टिकुलर डांस को देखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर यह जो डांस है ये ओनम के एंड को भी दर्शाता है। ओनम का त्यौहार जो हमारा एंड हो रहा होता है उसको भी यहाँ पर ये बताता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपसे पुलिकली के बारे में। तो पुलिकली जो टाइगर डांस है ये ध्यान रखिए केरला का एक फोल्क आर्ट फॉर्म है। और ओनम जो फेस्टिवल हमारा चल रहा होता है उसके चौथे दिन पर जो ये आर्टिस्ट हैं वो अपने बॉडीज़ को पेंट करते हैं, जैसा फोटो में आप देख पा रहे होंगे, येलो कलर का, और प्लस आपकी स्ट्राइप्स वगैरह ये लोग बनाते हैं। रेड ब्लैक कलर का भी यूज़ होता है। फिर उसके बाद में ये डांस वगैरह करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर में। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखिए, केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में हर साल इस तरीके के डांस होते हैं जहाँ पे ये लोग मास्क वगैरह भी लगाते हैं और इस तरीके से डांस परफॉर्म करते हैं। जो मेन थीम होता है इस डांस का वो होता है टाइगर हंटिंग। ठीक है, जहाँ पे एक शिकारी होगा और ये टाइगर का रोल प्ले कर रहे होंगे और आपस में इस तरीके से ये जो परफॉर्मेंस है वो कर रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट की शुरुआत कब होती है? इसको इंट्रोड्यूस करा गया था दोस्तों कोचिन के जो रूलर थे उनके माध्यम से, यानी उनका नाम है महाराजा रामावर्मा सक्तन थम्पुरन। ये वो पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस डांस की शुरुआत की। अब क्योंकि यहाँ पर ये ओनम के अवसर पे होता है, ओनम रिसेंटली चर्चाओं में था, आपको पता होगा ओनम शुरू हुआ है। इसको लेकर हमने मतलब न्यूज़पेपर आया भी नहीं था उस दिन, याद होगा आपको। तो ओनम को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ज़रा उसको ध्यान रखिए। ओनम दोस्तों हमारे केरला राज्य का एक बहुत ज़्यादा बड़ा त्यौहार, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ऑल ओवर द इंडिया ओनम का देखने को मिलता है। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ चिंगम। कहने का मतलब यह है क्योंकि देखो केरला के अंदर में मलयाली लोग आपको देखने को मिलेंगे, तो वो लोग मलयालम कैलेंडर को भी फॉलो करते हैं। तो मलयालम कैलेंडर के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, जो पहला महीना होता है उसी पहले महीने को हम ओनम के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं कि हम मलयालम कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना आ चुका है, ओनम का सेलिब्रेशन हो रहा है। ओनम का सेलिब्रेशन 4 से लेकर 10 दिन तक चलता है। पहला दिन कहलाता है अथम, 10वां दिन कहलाता है थिरुनम। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर माने जाते हैं। उसके अलावा पॉपुलर जो लेजेंड्स दोस्तों हैं उनके अकॉर्डिंग माना जाता है ये जो त्यौहार है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो किंग महाबली हैं उनका स्वागत करें। किंग महाबली का स्वागत करने के लिए ये त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। बोला जाता है ओनम सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर किंग महाबली विजिट भी करते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। ओनम के समय पर ही केरला के अंदर में एक नदी है पंपा रिवर, वहाँ पे स्नेक बोट रेस भी होती है। इस तरीके के फोटोज़ आपने देखे होंगे जो कि इस तरीके से रेसिंग वगैरह भी करवाई जाती है। ये भी इनका कल्चर है, लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा ओनम के त्यौहार पर 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और वो है 2 सुंदर से डांस परफॉर्म किए जाते हैं महिलाओं के थ्रू। उन डांस के नाम दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक है काइकोती काली और दूसरा है थुम्बी थुलल। ये 2 इंपॉर्टेंट डांस है। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, हाल ही में काइकोती काली और थुम्बी थुलल जैसी चीज़ें चर्चाओं में थी, ये क्या है? कोई म्यूज़िक है, ट्राइब्स हैं, डांस है, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। यूपीएससी की आदत है, मैं आपको उसी पैटर्न पे बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ये डांस के फॉर्म्स हैं जो ओनम पे परफॉर्म किए जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के ही अखबार में पेज नंबर 1 पे ही हैं हम अभी। आज का पेज नंबर 1 बहुत काम का है। एक और टॉपिक है जीएस पेपर नंबर 2, आपका जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हैं। क्या बात हो रही है? बोला जा रहा है 5 लाख रुपए हर एक व्यक्ति को दिया जाने वाला है टू ट्रांसफॉर्म ट्राइबल हाउसेस इनटू होम स्टेज। अब ये मैटर क्या है ज़रा ये सुनिए दोस्तों। कल था वेडनेसडे, कल हमारी यूनियन कैबिनेट की बैठक होती है जिस दौरान स्पेस के प्रोग्राम को अप्रूवल दिया जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया। उसके अलावा इसी यूनियन कैबिनेट ने एक बड़ा पैकेज अनाउंस किया है। इन्होंने बोला है 5 लाख रुपए हर एक जो ट्राइबल घर है, जो बेसिकली ट्राइबल विलेजेस हैं, ऐसा गांव है जहाँ पे सारी की सारी जनजातियाँ रह रही हैं, तो उस ट्राइबल विलेज के अंदर में लोगों को 5 लाख रुपए देना ताकि वो अपने घर को एज अ होम स्टे बना सकें। यानी लोग अगर घूमने जाते हैं, अगर लोगों को बहुत सारे लोग इंटरेस्टिंग होते हैं, ट्राइबल एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, विलेजेस को एक्सप्लोर करते हैं, नागालैंड जा रहा है कोई घूमने के लिए, तो वहाँ पे वो सभी लोग आपको अपने घर पर एज अ टूरिस्ट रख सकें। इससे क्या होगा, टूरिज़्म को एक बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ये 5 लाख रुपए प्रोवाइड करवाने की बात कर रही है हर एक ट्राइबल हाउस होल्ड्स को, गाँव को, हमारे पूरे देश भर में।
ताकि वो अपने घर को थोड़े समय के लिए टूरिस्ट के लिए भी अवेलेबल करवा सकें, जिससे यहाँ पर क्या होगा, हमारे देश में टूरिज़्म बढ़ेगा। समझ गए। और टूरिज्म के लिए ऑलरेडी हमारे पास में एक स्कीम है जिसका नाम है स्वदेश दर्शन स्कीम, ध्यान रखिएगा। अभी मैं इस स्कीम के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा। तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि भाई ट्राइबल एरियाज़ में लगातार टूरिज्म बढ़ेगा तो उस ट्राइबल एरिया की इकॉनमी डेवलप होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे अवसर वहाँ पे जनरेट हो रहे होंगे, है ना। ये क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। तो एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जिसके तहत यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम अलग अलग 63,000 शेड्यूल ट्राइब वाले जो गांव हैं, इतने 63,000 विलेजेस हैं, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये पैसा लगाने वाले हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। कितना पैसा खर्च करेंगे, तो ये जो यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान है, इसके तहत दोस्तों हम 79,156 करोड़ रुपीज़ खर्चेंगे, ताकि इन गाँव का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट किया जा सके, है ना। आने वाले 5 साल में पैसा खर्चा जाएगा, जहाँ पे केंद्र सरकार 56,000 के आसपास खर्चेगी, राज्य सरकार भी 22-23 हज़ार करोड़ के आसपास खर्चेगी। तो 1 करोड़ में बता रहा हूँ मैं, इतना अमाउंट खर्चा जाएगा, जिसमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन इन गांव में रह रही है उनको बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अब बेसिक फैसिलिटी जैसे कि यहाँ पे इनके लिए ये किया जाएगा कि लगभग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना, है ना, लाखों घरों में। उसके अलावा रोड्स की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना, एलपीजी की कनेक्शन देना, फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करवाना, डिस्क्रिमिनेशन फ्री ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना, है ना। ये सब यहाँ पर मेन पर्पज़ है हमारा, और इसका पूरा का पूरा यही पर्पज़ होगा कि एरिया डेवलप होंगे, लोग घूमने जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे एरियाज़ को। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया का घूमने का बहुत लोगों का मन करता है, तब लोगों के पास में और आसानी हो जाएगा घूमने के लिए। जाएंगे, होम स्टे करके एक स्कीम यहाँ पर चलाई गई गवर्नमेंट के माध्यम से, लोग आपको घुमा सकते हैं, आपको थोड़ी देर के लिए वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए रख भी सकते हैं, है ना। उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ये काम कर रही है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अब एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे क्योंकि ये फोकस किया जा रहा है दोस्तों ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर में, तो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है पहले ये जान लेना, और अब की बार बजट में ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए यहाँ पर क्या क्या किया गया है ये भी पढ़ के जाना, क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वो हम लोग अभी कवर करेंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 2 स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम पहले ये भी बताऊंगा आपको, फिर प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान क्या है ये भी बात करूंगा इसके ऊपर भी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्कीम है जो सिलेबस का हिस्सा है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम अपना इस साल का बजट देखें तो इसमें ट्राइबल डेवलपमेंट के लेकर, यानी कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे जो स्कीम्स हैं उनमें जो खर्चा है उसको बढ़ा दिया गया है। फॉर एग्जांपल जिसकी अभी हम बात कर रहे थे ना, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ये क्या है ज़रा ये जानिए दोस्तों। कुछ लिखने को आएगा तो आपके पास में प्रॉपर डेटा है। लगभग 63,000 जो हमारे गाँव हैं उनमें जो ट्राइबल फैमिलीज़ हैं उनके जीवन को इम्प्रूव करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। दूसरी स्कीम हमारे पास में आती है EMRS स्कूल। यहीं पर गवर्नमेंट ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का कॉन्सेप्ट चला रखा है, जहाँ पे क्या होता है, हमारी जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स होते हैं, उनको यहाँ पर एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है, जिसके लिए सरकार 6,399 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चेगी, जिसको पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ा दिया गया है। ये जो स्कूल रेसिडेंशियल मॉडल है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आता है। इसमें मेन पर्पज़ है जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, केंद्र विद्यालय हो गया, इनको भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऐसे प्रकार के जो स्कूल्स है वो बिल्डअप करना ट्राइबल एरियाज़ में, और ट्राइबल एरियाज़ में उनको स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करवाना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, ये हमारा मेन पर्पज़ है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ST स्टूडेंट्स ये भी स्टार्ट कर रखा है, जहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके लिए हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार ने अनाउंस कर रखे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन भी यहाँ पर गवर्नमेंट की साइड से स्टार्ट किया गया है ना। फिर उसके अलावा यहाँ पे ये जो जनजाति मिशन की हम बात कर रहे हैं, इसका मेन पर्पज़ है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनको बिजनेस में उतारने को लेकर यहाँ पे इनको सपोर्ट करना, नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, है ना, ये हमारा मेन पर्पज़ है। फिर उसी प्रकार से एक स्कीम है PM दक्ष स्कीम। ये जो स्कीम है यहाँ पर भी हमने लगभग 130 करोड़ रुपए एलोकेट कर रखे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है कि ये पैसा खर्च जाएगा ताकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाया जा सके, स्किल्स ट्रेनिंग दी जा सके, है ना। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके अलावा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जिसको हम लोग अभियान जिसको हम लोग बोलते हैं PM जनमन। तो PM जनमन स्कीम रिसेंटली चर्चाओं में भी थी। ये PM जनमन के तहत भी अब की बार यहाँ पे 25 करोड़ रुपये हम खर्चने वाले हैं। इस स्कीम के तहत मेन पर्पज़ है जो हमारी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होती है, जिसको हम बोलते हैं PVTG, जो ट्राइबल ग्रुप बहुत खतरे में है, उनको एसेंशियल सर्विस देना, पक्का घर देना, उसके अलावा रोड की कनेक्टिविटी,
वाटर सप्लाई, अच्छा न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ों देने का हमारा काम है इस पीएम जनमन स्कीम के तहत, तो उसको भी ध्यान में रखना। तो ये सारे काम किए जा रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। उसके अलावा अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, आर्टिकल में एक और स्कीम की चर्चा हो रही थी, वो है स्वदेश दर्शन स्कीम। ध्यान रखना, स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है। देखिए, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, इसका मेन पर्पज़ है भारत देश में टूरिज़्म को बढ़ाना। और टूरिज़्म से क्या होगा, एक बहुत बड़ा जो इकॉनमिक ग्रोथ है वो हमको देखने को मिलेगा। कई सारे देश आज दुनिया में ऐसे हैं जिनकी इकॉनमी टूरिज़्म पे ही चल रही है। मालदीव सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि लोग जाएंगे जगह जगह घूमने के लिए, वहाँ पे पैसा खर्चेंगे, तो जो पैसा खर्चेंगे वो उस एरिया की इकॉनमी को डेवलप करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम आपको दिख रहा है दोस्तों, इसमें 76 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया है। और जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये लगभग हमारे 31, जिसमें स्टेट यूनियन टेरिटरीज दोनों हैं, इन सब जगह पर ये पैसा खर्चा जाने वाला है। फिर ऐसी स्वदेश दर्शन स्कीम के साथ साथ हमने स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 भी स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे अगेन हम और ज़्यादा गहराई से काम कर रहे हैं टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। हमारे मंत्रालय ने 57 इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस को यहाँ पर एक टैग दिया है। और ये डेस्टिनेशंस 32 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं। 32 मतलब इसमें राज्य यूनियन टेरिटरीज दोनों हैं। तो ऐसे डेस्टिनेशंस जहाँ पे लोग घूम सकते हैं। इसमें 29 टूरिस्ट एक्सपीरियंसेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे हम पैसा खर्च कर रहे हैं उस एरिया को और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं ताकि लोग जाके घूमें। समझ गए। तो ओवरऑल दोस्तों, एक एस्पेक्ट से अगर हम ये भी देखें तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में ऑल ओवर दी जो टूरिज़्म सेक्टर है, इसका स्टेटस है क्या, इसकी स्थिति भारत में कहाँ पर है। पिछले 75 सालों में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में टूरिज़्म को लेकर आज के समय पर जो डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं देखने को मिला। टूरिज़्म सेक्टर अकेला ही भारत के जीडीपी में बड़ा अमाउंट जोड़ता है, ध्यान रखिए। अभी 2018 का डेटा को देखेंगे तो हमारे भारत की जो टोटल जीडीपी है उसका 9.2% दोस्तों यहाँ पे टूरिज़्म से आ रहा है ना। उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, एक बात और ध्यान रखिए कि जो इंडिया है, यहाँ पे लगभग 42.67 मिलियन जॉब्स आपको देखने को मिल जाएंगे टूरिज़्म सेक्टर में। यानी देश का जो रोज़गार है उसका 8.1% रोज़गार टूरिज़्म सेक्टर में है। इस वजह से टूरिज़्म को गवर्नमेंट और बढ़ा रही है, जो हम अभी न्यूज़ पढ़ रहे थे अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से। सरकार का मेन टारगेट यह है कि हम 2030 तक टूरिज़्म में और ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन करें। टूरिज़्म से $250 बिलियन तक की जीडीपी जनरेट हो रही हो, उसके अलावा 137 मिलियन जॉब जनरेट हो, ये हमारा मेन टारगेट है। बहुत सारा पैसा फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा हो, विदेश से लोग आ रहे हो भारत के अंदर में घूमने के लिए। इससे यहाँ पे जो हमारा कल्चर है वो भी और ज़्यादा प्रमोट होता हुआ नजर आएगा। समझ गए। ये हो गया हमारा स्टेटस टूरिज़्म सेक्टर का। चलिए, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। ये मेंस का क्वेश्चन है। चाहिए तो आप मतलब 150 शब्दों में लिखना है, चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसका उत्तर दे सकते हैं अच्छे से और अपने शब्दों में। तो आज का प्रश्न यह है, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट। देखिए, सिंपल सी बात आपको क्लियर हो ही गया होगा। जो हमारा जनजातीय विकास है, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, उसके बारे में 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। चाहो तो आप पेपर पेन पर लिख कर, मतलब पेपर पे पेन से आराम से लिखने के बाद में अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर जाना, दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप लिख देना, मेरा चैनल मिलेगा। वहाँ पे 78,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, या सीधा कमेंट सेक्शन में भी आपके पास में एक वो है चांस है, उसमें भी कमेंट सेक्शन में भी अपना जो उत्तर है वो लिख सकते हैं। अगर आप पेपर पेन पे नहीं लिखना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने तो मिलेगा ना। कुछ ना करने की जो है बहाने मिलते रहते हैं। हमारे दिमाग कहते हैं यार चले छोड़ो, कौन लिख रहा है। तो कुछ ना करने से अच्छा है यार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए एक और न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। इसको बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे, थोड़ा रिपीटेड आर्टिकल है, परसों भी डिस्कस किया था। उससे पहले आते हैं अपने आज के सबसे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पर एक रेलिवेंट एडिटोरियल है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 के साथ में लिंक करेंगे। यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं, एक हैं शिवा और दूसरे हैं यहाँ पर साबुर अली। इनका कहना यह है कि भारत के अंदर में इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। जो भारत सरकार रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है 2020 वाली, इसमें ये ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए सही नहीं होगा। हमें इंग्लिश को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। आज इंटरनेशनल लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो इंग्लिश अगर होगी तो सब कुछ है, बढ़िया कनेक्शन हो पाएगा। इंग्लिश से ही यहाँ पर आपको देखा जा रहा है आजकल के समय पर, और अगर ये नहीं होगा तो इससे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ये राइटर बोलते हैं। कुछ पॉइंट्स पे आप राइटर से अग्री कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स में नहीं भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मैटर क्या है चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। एक एक करके बढ़िया तरीके से यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे।
क्योंकि मेरा काम है उस एडिटोरियल को अच्छे से आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करना, उसको एक्सप्लेन करना। चलिए फिर यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है दोस्तों, ये सुनिए। सबसे पहले जो हमारे राइटर हैं वो ये बोलते हैं कि देखिए, जो आज के समय पर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं अगर वो अपने बच्चे को इंग्लिश भाषा बोलते हुए देखते हैं। स्पेशली इंडियन पेरेंट्स की अगर हम बात करते हैं, वो समझते हैं इंग्लिश ही सब कुछ है, जिसको इंग्लिश आती है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। और आज के समय पर जो इंग्लिश है इसको हमें लंबे समय से जैसे हमने प्रमोट नहीं किया है, क्योंकि राइटर बोलते हैं पिछले 70 सालों में हमने इंग्लिश भाषा को लगातार नेग्लेक्ट किया है, इग्नोर किया है, और वही कम हम आज भी कर रहे हैं। इंडिया का जो इंडिपेंडेंस यानी भारत देश की जो आज़ादी थी, उसके बाद से बहुत सारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ आई, कहीं पर भी इंग्लिश को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई। फिर अभी 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो करंट गवर्नमेंट लेकर आई थी, यहाँ पर भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ से सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस्ड है। इनका कहना यह है कि इस पॉलिसी का भी मेन पर्पज़ यही है कि इंग्लिश को स्प्रेड ना होने दिया जाए। इंग्लिश लैंग्वेज को ये भी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो जो इंग्लिश का न्यूट्रल नेचर है इसको कोई पहचान नहीं रहा। बोलते हैं ये इंग्लिश एक न्यूट्रल भाषा है जो पूरे भारत देश को कनेक्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि भारत देश में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। भाई इतनी सारी भाषाएं हैं, अपने सबके कल्चर हैं, तो वो उन सबको एक भाषा यानी इंग्लिश से जोड़ा जा सकता है। और अगर आप एक रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, तो राइटर बोलते हैं जैसे अभी हिंदी को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे कुछ लोगों की भाषाएं पीछे छूट जाएंगी, है ना। ये यहाँ पर इनका कहना है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 वाली, ये 3 भाषाओं पे बेस्ड है, यानी ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर चलता है। जहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कहना है कि बच्चे को स्कूल में आप पढ़ाइए, एक उसकी रीजनल भाषा हो जाएगी जिस भाषा में यहाँ पे उसकी लोकल लैंग्वेज है, एक हिंदी हो जाएगी और एक इंग्लिश हो जाएगी। तो ये यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कहना है, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला पे काम करता है। राइटर यहाँ पे बोलते हैं ये गलत है, 3 लैंग्वेज फार्मूला का हिसाब गलत है। राइटर बोलते हैं 2 लैंग्वेज होनी चाहिए। एक होनी चाहिए आपकी लोकल भाषा है, लोकल एरिया में जो भी बच्चा बोल रहा है ना, जो लोकल लैंग्वेज है, और दूसरी होनी चाहिए इंग्लिश। हिंदी को यहाँ पे प्रमोट मत करो। ये यहाँ पे राइटर डायरेक्टली मेंशन करते हैं, समझ गए। अब इनका कहना यह है कि देखिए, आज के समय पर ना इसको लेकर कई सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इतिहास में बड़े बड़े दंगे हो चुके हैं हिंदी को इम्पोज करने के ऊपर। आप सर्च करिए, पढ़िए उसके बारे में। जब यहाँ पर पहली बार हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, आज हमारे पास में नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल भाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कुछ लोग मानते हैं हिंदी है, बट ऑफिशियली आप नहीं देख पाएंगे, है ना। तो ऑफिशियल लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो हिंदी इंग्लिश, उसको दोनों ही भाषाओं को यहाँ पे रखा गया है। फिर उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बच्चे हैं आज के समय पर, स्टूडेंट्स हैं जो बड़ी फैमिली से आ रहे हैं, वो इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश को बोल रहे हैं, एक बढ़िया कनेक्टिविटी उनको मिल रही है। लेकिन आज भी दोस्तों कई सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोलना जानते या उसको नहीं पता है, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है इंग्लिश। राइटर बोलते हैं 2011 की जो जनगणना है, इंडियन सेंसस है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 90% जो हमारी पॉपुलेशन है, आबादी है, वो इंग्लिश बोलती ही नहीं है, 90%। तो लैंग्वेज को लेकर एक बड़ा डिवाइड रहेगा, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो कोई भी एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है जो एक दूसरे को साथ में कनेक्ट कर सके, समझ गए। अब उसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये भी सीधा इंग्लिश को डिवैल्यू कर रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रख रहा है। जबकि इंग्लिश एक बड़ा कनेक्टर है ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में। इंग्लिश किसी को आएगी तो वो आराम से किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकता है, कहीं पर भी उसको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बट उसका कम्युनिकेशन इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए, ये यहाँ पर इन्होंने बोला। अब राइटर बोलते हैं देखिए इसके पीछे का एजेंडा क्या है, द एजेंडा बिहाइंड द कवर ऑफ डाइवर्सिटी। इनका कहना यह है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, मैं आपको बता चुका हूँ 3 लैंग्वेज फार्मूला पे काम करती है। इसमें हिंदी और इंग्लिश जैसी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और एक लोकल लैंग्वेज हो जाएगी। लेकिन अब हिंदी को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, इस वजह से इंग्लिश का रोल यहाँ पे लगातार कम हो रहा है, ऐसा राइटर का कहना है। क्योंकि आपके पास में चॉइस है, तो आप सिंपल लैंग्वेज जो आपको आती है, आप वो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादातर चूज़ करेंगे। और हिंदी को ही सीधा इम्पोज किया जा रहा है, एक सिंगल लैंग्वेज को पूरे देश के लिए इम्पोज कर रहा जा रहा है ना। तो ये करा जा रहा है, जबकि इंग्लिश ऑलरेडी यहाँ पर कई सारे लोग बोल रहे हैं, और अभी यहाँ पर इंग्लिश एज अ न्यूट्रल भाषा बन सकती है। कहने का मतलब है कि अभी भारत देश में जैसे साउथ में तमिल, मलयालम ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं, इधर ऊपर नॉर्थ में हिंदी बोली जाती है, जगह जगह पे, मतलब नॉर्थ में फिर भी मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में हिंदी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अभी यहाँ पर अलग अलग भाषाएं हैं,
तो अगर आप हिंदी समझाना चाहेंगे वो नहीं समझेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि आप उनकी भाषा को दबा देंगे। तो इसके लिए एक न्यूट्रल भाषा एक होनी चाहिए। इंग्लिश हो तो इससे हम सब आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। सिंगल लैंग्वेज ऑन द नेशन जो हम सबको कनेक्ट करेगी, क्योंकि हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी 2 ऑफिशियल भाषाएं हैं, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी कोई एक्सेप्ट कर रहा है, कोई नहीं करेगा, इंग्लिश सब के सब एक्सेप्ट करेंगे, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। समझ गए? क्लियर हो गया? ये मैंने आपको समझा दिया। उसके अलावा राइटर यहाँ पर और क्या मेंशन करते हैं कि देखिए, इंग्लिश जो है एक इंस्ट्रूमेंटल लैंग्वेज है। आज कहीं पर भी एजुकेशन की बात हो, हेल्थ हो, लॉ, ट्रेड, ग्लोबल कम्युनिकेशन, इन सब जगह पर इंग्लिश का ही वैल्यू है, उसी का यूज़ किया जाता है ना। उसके अलावा लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये काफ़ी ज़्यादा मिसगाइडेड है। यहाँ पर देश में हम इंग्लिश को प्रमोट करने पे फोकस करते हैं, लेकिन प्रमोट करने की बजाय उसको हम सीधा डी वैल्यू कर रहे हैं। फिर राइटर बोलते हैं हमारे देश में 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, हमने इकॉनमी को ज़्यादा खोला। उसके बाद जो डिमांड है इंग्लिश की वो बढ़ गई, और डिमांड केवल इंग्लिश की बड़ी नहीं है, इंग्लिश का रोल बढ़ गया है। इकॉनमिक ग्रोथ में इंग्लिश का बहुत अहम रोल है। व्यापार करना चाहते हैं, इंग्लिश चाहिए आपको दूसरे देशों के साथ में। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये इंग्लिश को दबा रहा है। फिर से इन्होंने ये बात रखी कि भाई इसको यहाँ पर ये केवल दबा ही नहीं रहा है, ये साथ ही साथ में जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसको भी यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है। तो ये जो अप्रोच है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, इंग्लिश को हटाकर अपनी हिंदी को इम्पोज करना, वो चीज़ यहाँ पे गलत है। राइटर बोलते हैं, ये आप देख पाएंगे, इनका सीधा स्टेटमेंट है, द रियल इशू अराइजेस फ्रॉम द अटेम्प्ट्स टू पोजीशन हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। राइटर बोलते हैं हिंदी को यहाँ पर एज अ नेशनल लैंग्वेज बनाना यहाँ पर एक मेन मुद्दा है, मेन समस्या है। यहाँ पे हमें इंग्लिश के ऊपर में ज़्यादा स्पेशल फोकस करना होगा। समझ गए? तो ये यहाँ पर इनका कहना हुआ। बाकी जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये लगातार ये बात रख ही रहे हैं कि सभी का मानना है इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हिंदी यहाँ पर एक न्यूट्रल भाषा आने वाले समय पर नहीं बन सकती। इंग्लिश यहाँ पर बन सकती है ना। ये यहाँ पर क्लियर हुआ। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इन्होंने मेंशन करी है ये समझिए। इनका कहना यह है कि नेशनल जो पॉलिसी थी एजुकेशन को लेकर 1968 वाली, इसने भी 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाया, जहाँ पे हिंदी को एज अ नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स में प्रमोट करने की बात की गई। यानी ऐसे राज्य जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ पर भी आपने ऐसी एजुकेशन को लेकर पॉलिसी बना दी कि उनको भी हिंदी बोलनी पड़ रही है। हिंदी को अब ज़बरदस्ती इम्पोज कर रहे हैं सभी लोगों पे कि भाई सभी को हिंदी बोलनी ही बोलनी है। तो ये चीज़ दोस्तों प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। इतिहास में इससे काफ़ी दंगे हुए जब हिंदी को इम्पोज करने की कोशिश की गई, एज अ नेशनल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई। समझ गए? तो राइटर बोलते हैं कि इंग्लिश ज़्यादा क्रूशियल है, ज़रूरी है, चाहे आज वो प्रोफेशन की बात करेंगे, चाहे एजुकेशन की बात करेंगे, चाहे कोई लीगल कंटेक्स्ट की ही क्यों ना आप बात कर लो। इसके लिए यहाँ पर आपको लॉजिकल बनना होगा। अगर आप कंपैरिजन करेंगे दूसरे देशों के साथ में, फॉर एग्जांपल चाइना से कंपैरिजन कर लो, तो चाइना ने इंग्लिश भाषा की इम्पोर्टेंस को समझा, दुनिया भर की व्यापार को किया, इकोनॉमिकल शिफ्ट हुआ, तो वो सब हुआ इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से। फिर ये मेंशन करते हैं इसको सही करने के लिए इंडिया को भी लैंग्वेज पॉलिसी में सुधार करना होगा, और अपने देश की जो डाइवर्सिटी है, इस तरीके से अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर है, इसको देखते हुए जो आपका फॉर्मूला है 3 लैंग्वेज वाला, उसको हटाओ और 2 लैंग्वेज का फॉर्मूला लेकर आओ। 2 लैंग्वेज के फॉर्मूले में क्या होगा, एक तो आप अपने देश की जो मतलब रीजनल लैंग्वेज होगी उस एरिया में जहाँ बच्चा पढ़ रहा होगा, उसकी जो लोकल भाषा होगी, एक तो वो इस्तेमाल करेगा, दूसरी इंग्लिश इस्तेमाल करेगा। आप हिंदी का यहाँ पे जिक्र मत कीजिए। ये बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से जो आर्टिकल है, सिंपल सी बात है, वो लिख रहे हैं। फिर वही चीज़, द गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश। भारत को इंग्लिश को प्रमोट करना होगा, एज अ कंपटीटर नहीं, आपको यहाँ पर एज अ इम्पॉर्टेंट टूल, हमारे देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन के तौर पर यहाँ पर इसको प्रमोट करना होगा। इंडिया एक लिबरल डेमोक्रेसी है, हमें यहाँ पर हर एक व्यक्ति की जो ज़रूरत है, उसकी वांट्स है, उसकी जो नीड्स है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिव होना होगा, और ये सही समय है। लैंग्वेज पॉलिसी में चेंज कीजिए और इंग्लिश को एक सबसे बड़ा लैंग्वेज बनाकर, ये सबसे बड़ा सोल्यूशन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी आप राइटर से कितना सहमत हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लिख सकते हैं। हाँ देखो, मैं मानता हूँ कि देखो ये चीज़ सही है, पूरे देश को जोड़ने के लिए एक भाषा होनी चाहिए जो पूरे देश को कनेक्ट कर सके, लेकिन ज़रूरी नहीं है इंग्लिश ही होनी चाहिए। यहाँ पे हम अग्री नहीं कर सकते। हाँ, इंग्लिश एक नेशनल लैंग्वेज है, सॉरी इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, हम देख रहे हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बन रहा है इंग्लिश का, लेकिन
आप मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेजेस में भी देख पाओगे तो चाइनीज़ मैंडरिन है, मैंडरिन बहुत ज़्यादा बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है, हिंदी का भी नंबर है लेकिन बाद में है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, फिर मैंडरिन बोल रहे हैं, चाइनीज़ भी तो बोल रहे हैं ना, चाइनीज़ कोई कम लोग नहीं बोल रहे। फिर उसके अलावा हिंदी है, स्पेनिश है, बहुत सारी भाषाएं जिनका उपयोग हो रहा है। बट चाइना ने भी यहाँ पर अपनी भाषा मैंडरिन को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से प्रमोट किया है। आज मैक्सिमम लोग यहाँ पर वो वाली भाषा भी यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का पर्पज़ है, मैं भी यहाँ पे सही सहमत हूँ इन सब चीज़ों से कि हाँ, हमारे देश को जोड़ने के लिए एक भाषा हो, लेकिन यहाँ नहीं सहमत कि यहाँ केवल इंग्लिश हो। हम भी हिंदी को प्रमोट कर सकते हैं या कोई और दूसरी भाषा। मैं ये नहीं कह रहा केवल हिंदी ही हो जिससे जोड़ा जा सके, कोई और दूसरी भाषा ली जा सकती है जिसमें सभी लोगों की सहमति हो, लेकिन कोई बाहर का कॉन्सेप्ट ना हो, अपने देश की ही भाषा हो, अपने देश का ही कल्चर इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कई सारी जगह पर देखोगे आप, हाँ हिंदी को इम्पोज कर देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग हिंदी बोल लेते हैं या समझ भी लेते हैं। बहुत से लोग समझने वाले भी बोलने वाले हैं, बट हाँ उनका भी कल्चर है यार, उनकी अपनी भाषाएं हैं, लंबे समय से वो उस भाषा का यूज़ कर रहे हैं, एंसेस्टर्स ने प्रोटेक्शन दिया, आज वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी वैल्यू करना ज़रूरी है। हाँ, ये बात से भी भारत की जो डाइवर्सिटी है इसको भी प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। हमारी खूबसूरती है ये डाइवर्सिटी, और इस डाइवर्सिटी में हम एक साथ जो मिल के रह रहे हैं वो है हमारी खूबसूरती। लेकिन हमें भी यहाँ पर कोई एक चीज़ ढूंढनी नहीं होगी, ऐसा कम्युनिकेशन ढूंढना होगा जो एक साथ जोड़ सके। लेकिन मैं यहाँ पर ठीक है ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन के लिए एक भाषा हो, लेकिन इंग्लिश ही नहीं, कोई और हो सकती है, अपने देश का कुछ हो सकता है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। खैर चलिए, फिलहाल आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, खुला है कमेंट सेक्शन सभी लोगों के लिए। वैसे इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए जाके कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये देखो अबे यार, एज अ मजाक के तौर पर है, इसको मजाक ही लेना देखो जैसे इंग्लिश के बोर्ड लगे हुए हैं, दिन दिहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें, नीचे लिखा है यार ये पता नहीं इंग्लिश सिखाएगा या डकैती सिखाएगा। वैसे ऐसे कई सारे बोर्ड्स आपको जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगे, है ना, जाके यहाँ भी सीख सकते हैं और एक और जगह है यहाँ पर, ये तो आपने देखा भी होगा, इंग्लिश स्पीकना सीखें, एक और स्पीकिंग कोर्स सीखने की जगह। खैर एनीवे, मज़े के लिए है, चलिए आगे आते हैं। हाँ, अब आपके पास में एक मेंस क्वेश्चन लिखने का चांस है, अच्छी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं और आपके क्या विचार हैं उसको बता सकते हैं। क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश नॉट एज अ कंपेटिटर टू इंडियन लैंग्वेजेस। जो भारत की भाषाएं हैं, है ना, उसके कंपटीशन के तौर पर हमें इंग्लिश को नहीं प्रमोट करना है, हमें इंग्लिश को प्रमोट करना होगा एज अ नेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। इससे आप क्या सहमत हैं, आपको बताना है 250 शब्दों में। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाला स्टूडेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर दे सकें। क्वेश्चन है, सरकार को अंग्रेजी को भारतीय भाषाओं के प्रतियोगिता के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप से बढ़ावा देने को प्राथमिकता देनी चाहिए। आप इस पे क्या सोचते हैं, उत्तर दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया है, टेलीग्राम पर जाना, दीपा यादव एजुकेशन में इस ग्रुप लिखना, मेरा चैनल मिलेगा, वहाँ पे जाके अपने आंसर को सबमिट कर पाएंगे। चलिए अगला हमारा न्यूज़ आर्टिकल, ये भी एडिटोरियल ही है, पेज नंबर 6 पर है और जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में आप लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों हमारे फिनांस कमीशन के बारे में। अब देखिए ये जो एडिटोरियल है ना, इसमें कुछ फैक्चुअल डेटा है जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। क्या बात हो रही है, देखिए जो हमारा 15 फिनांस कमीशन है वो खत्म हुआ है, 16वां फिनांस कमीशन बन चुका है। जो 16वां फिनांस कमीशन है इसको फोकस करना होगा टैक्स के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर में। वो यहाँ पे राइटर ने एक्सप्लेन किया है। राइटर बोलते हैं आज जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के तौर पर रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए था। कंट्रीब्यूशन इनका ज़्यादा है लेकिन रिटर्न में नहीं मिल रहा है। अब कहने का मतलब क्या है, चलो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। देखो जो 16वां हमारा फिनांस कमीशन है, इसकी जो रिकमेंडेशन है टैक्स डिवोल्यूशन को लेकर वो अक्टूबर 2025 तक आ सकती हैं। अब ये टैक्स डिवोल्यूशन क्या होता है पहले ये समझिए दोस्तों। टैक्स डिवोल्यूशन का मतलब ये होता है जो हमारी केंद्र सरकार के पास में टैक्स आया है, क्योंकि सरकार का जो रेवेन्यू मेन कमाई होती है टैक्सेस से होती है, तो सरकार के पास में जो टैक्स ओवरऑल जनरेट हुआ है वो पैसा ये लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, राज्य सरकारों को भी बांटते हैं, क्योंकि राज्य सरकार को भी सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स में से ही यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाती है, तो अच्छी खासी मात्रा में ये देना चाहिए, वो यहाँ पर कहना है। देखो होता यह है, आज अगर हम अपने ऑल ओवर द इंडिया को देखें तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार के पास में बहुत सारे टैक्सेस के माध्यम से रेवेन्यू आता है,
वो रेवेन्यू हमारी केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों को भी शेयर करती है। लेकिन आज अगर आप देख पाएंगे तो ये राज्य सरकार भी तो पैसा बनाकर देते हैं ना, ये राज्य सरकार भी यहाँ पर पेमेंट्स करते हैं, टैक्सेस के पेमेंट्स करते हैं और भी कई सारे पेमेंट्स कर रहे हैं, डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर ये इनकम जनरेट हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जा रही है। तो देश के डेवलपमेंट के ऊपर में हमारे इन सभी स्टेट्स का योगदान है। अब होता यह है कि अगर आप सदर्न स्टेट्स को देख पाएंगे तो सदर्न स्टेट्स ज़्यादा डेवलप्ड हैं, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, पॉपुलेशन को रोका लंबे समय से, जबकि यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में आप देख पाएंगे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट है लेकिन डेवलपमेंट स्लो है। नीचे कई सारे डेवलप्ड एरियाज़ हैं, है ना, स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बेटर इनकम है लोगों की, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सदर्न स्टेट्स ज़्यादा टैक्स देते हैं, ज़्यादा बढ़िया कंट्रीब्यूशन है इनका देश के इकॉनमी में, ऐसा यहाँ पर कहना है। तो कंट्रीब्यूशन सदर्न स्टेट्स का ज़्यादा है, नॉर्दर्न स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन कम है। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा वापस से डिस्ट्रीब्यूट करती है इन स्टेट्स को, तो नॉर्दर्न स्टेट्स को ज़्यादा मिलता है, सदर्न स्टेट्स को कम मिलता है। क्यों? क्योंकि इन सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है, लेकिन ओवरऑल देश के इकॉनमी में ग्रोथ, जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो ज़्यादा है। तो इनका कहना यही है कि भाई हमें भी यहाँ पर एक प्रॉपर टैक्स का एक अच्छा चंक मिलना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर पैसा जो हम सब मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका पैसा नॉर्दर्न स्टेट्स में चला जाता है। रीज़न यह है कि यहाँ पे अब पॉपुलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर पार्लियामेंट्स में अप्रूवल ज़्यादा है ना, सरकार में जो सीट्स वगैरह है वो यहाँ पर ज़्यादा मिलती है क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर मिलती है। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, डिलिमिटेशन कमीशन, रिप्रेजेंटेशन, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उसका उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा पार्लियामेंट के अंदर में। तो ये बोलते हैं कि इन सब का रिप्रेजेंटेशन ऊपर ज़्यादा है और हमारा रिप्रेजेंटेशन हर चीज़ में यहाँ पर कम होता चले जा रहा है। तो उसको ये बोलते हैं कि भाई जो फिनांस कमीशन है इसको अब की बार अच्छे से टैक्स डिवोल्यूशन करना होगा, ये टैक्स को बांटना होगा, इसमें सदर्न स्टेट्स को सही से ध्यान में रखकर बांटने की ज़रूरत है, वो यहाँ पर इनका कहना है। नाउ आप देखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशली प्रीलिम्स के तौर पर। आपको पता होना चाहिए ये जो फिनांस कमीशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये एग्जैक्टली है क्या और कैसे काम करता है। हुआ एग्जैक्टली है, भारत सरकार ने 16वां फिनांस कमीशन बना दिया है जिसके चेयरमैन हैं डॉक्टर अरविंद पनागरे। तो दोस्तों फिनांस कमीशन क्या है? एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ध्यान रखिए, ये एक संवैधानिक बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है? जो बेसिकली यहाँ पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई गई है। हमारे संविधान के अंदर में मेंशन्ड है, सिंपल सी बात है यार। देखो हमारे संविधान में आर्टिकल 280 में यहाँ पर इसके बारे में जिक्र किया गया है, आर्टिकल 280 से हम फिनांस कमीशन बनाते हैं। फिनांस कमीशन का मेन काम क्या होता है कि टैक्स का जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है वो कैसे बटेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, वो डिसाइड करता है फिनांस कमीशन। उस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने को लेकर सभी डिसीजंस लेता है। ये बात क्लियर हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, मतलब जो टैक्स रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे बटेगा। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ये फिनांस कमीशन है यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये केवल उसको राय देता है, एडवाइस करता है कि भाई आप ऐसे ऐसे टैक्स बांट सकते हैं, ये बस इसका राय देने का काम है। अब वो जो एडवाइस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट माने ना माने ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। इसी वजह से लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट बाउंड बाय दिस सजेशन मेड बाय फिनांस कमीशन, यानी फिनांस कमीशन कोई भी सजेशन देगा, ये वित्त आयोग सजेशन दे देगा बस, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट माने ना माने ये उसकी मर्जी है। समझ गए? अब दोस्तों फिनांस कमीशन बनता कैसे, ज़रा ये सुनिए। जो हमारे प्रेसिडेंट है, भारत के राष्ट्रपति है, हर 5 साल में इस तरीके से फिनांस कमीशन को बनाते हैं और इसको बनाने की ताकत हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 280 से मिलती है। तो आर्टिकल 280 के तहत फिनांस कमीशन को बनाया जाता है और फिनांस कमीशन में एक होते हैं हमारे चेयरमैन और बाकी होते हैं 4 मेंबर्स, तो 5 मेंबर्स की ये बॉडी है। ठीक है, अब इन चेयरमैन और मेंबर्स का जो क्वालिफिकेशन है वो फिनांस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951 के आधार पे होना चाहिए। इस बेसिस पे जो क्वालिफिकेशन है तो उनको यहाँ पर ये पद दिया जा सकेगा। अब आगे की बात सुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर 16वां जो फिनांस कमीशन है इसके टर्म्स और रेफरेंस कैसे हैं, ज़रा ये सुनिए। देखिए जो टैक्स बांटा जाता है ना, जैसे मैंने बोला इसका मेन काम यही है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्स शेयरिंग होती है उसको प्रोवाइड करवाना। टैक्स शेयरिंग 2 प्रकार से होती है, एक होता है वर्टिकल डिवोल्यूशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। ध्यान रखिए, वर्टिकल डिवोल्यूशन में क्या होता है कि जो केंद्र सरकार का नेट टैक्स, जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो यहाँ पर स्टेट्स को जब बांटा जाता है तब बात होती है। हॉरिजॉन्टल टैक्स रेवेन्यू क्या है? जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं, यानी राज्य सरकारें आपस में अपने अलग अलग राज्यों में जो यहाँ पर ये शेयर करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं टैक्सेस को, वो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। इसमें यहाँ पर हम देखते हैं एक राज्य की पॉपुलेशन कितनी है, फर्टिलिटी रेट कितना है, इनकम लेवल कैसा, ज्योग्राफी कैसा, जो पैसा है जो थोड़ा पीछे हैं उनको ज़्यादा प्रोवाइड करवाना ताकि वो बराबर हो सकें, लेवल में आ सकें बाकी स्टेट्स के। तो ये हमारा इस तरीके से डिवोल्यूशन दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया?
तो हमारा फिनांस कमीशन का मेन काम क्या है? रिकमेंडेशन देना इस तरीके से टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। उसके अलावा फिनांस कमीशन को जो हमारे यहाँ पे मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंटर। उसके सॉरी, अपॉइंट ये नहीं किया जाता, ये मैंने आपको बता दिया। फिनांस कमीशन बनाता कौन है? इसको हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 5 साल में। बट इसी फिनांस कमीशन में बहुत सारी समस्याएं हैं, इश्यूज़ हैं। वो इश्यूज़ क्या हैं जिसको हाईलाइट किया जा रहा है दोस्तों? पहला इशू ये है कि भाई यहाँ पे ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है, बस खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को राय देने का काम करता है फिनांस कमीशन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट माने ना माने वो उनके ऊपर है, तो क्या फ़ायदा इसका? पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा यहाँ पर कहना है, जो हमारी राज्य सरकारें हैं वो क्लेम ये करती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड्स हैं उसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करते ही नहीं है, मतलब कि फिनांस कमीशन जैसा बोलता है वैसा होता ही नहीं है। तो फिनांस कमीशन की क्या वैल्यू है? फिनांस कमीशन बस खाली एडवाइस देने के लिए तो है। कम से कम वो एडवाइस अगर बाउंडिंग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो बात को मानता। लेकिन अभी वो बोलता रहेगा, मर्जी तो आखिरकार एंड में केंद्र सरकार की ही रहेगी कि वो शेयर करे उस बेसिस पे या ना करे। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या यहाँ पर दोस्तों, जो टैक्स अमाउंट है वो प्रॉपर तरीके से स्टेट्स के साथ में शेयर नहीं होता। चौथी समस्या है, जो टैक्सेस शेयर है सदर्न स्टेट्स का, जिसकी हम बात कर ही रहे थे अभी, जो साउथ वाले स्टेट्स है दोस्तों, इनका टैक्स शेयर लगातार कम होता चले जा रहा है पिछले 6 फिनांस कमीशंस में, ऐसा इनका कहना है। जो इंडस्ट्रीज़ उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कर रही हैं, उनको भी बढ़िया पैसा नहीं मिल पा रहा है। कई सारे टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे केंद्र सरकार राज्य सरकार भिड़ जाते हैं आपस में कि भाई ये प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो ये कुछ समस्या हैं हमारे फिनांस कमीशन में। आपसे क्वेश्चन बन जाए तो आप रेडी हैं इसको सॉल्व करने के लिए, समझ गए? और इसी तरीके से पैसे को बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, इस टर्म को बोलते हैं वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। मतलब जब ये पैसा प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता तब यहाँ पर ये वर्ड इम्बैलेंस लग जाता है कि वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस हो रहा है। तो इसको यहाँ पे कम करना ज़रूरी है। और अगर वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस कम कर देंगे तो इससे क्या होगा? हमारे स्टेट्स के पास में ज़्यादा पैसा आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर तरीके से शेयर कर रही होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा ऑटोनॉमी होगी खर्च करने की। एक फेडरल स्ट्रक्चर को हम प्रमोट कर रहे होंगे जहाँ पे केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनकर आ रहा होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस कम करने का इम्पॉर्टेंस है। तो यहाँ पे फिनांस कमीशन ये सभी काम हमारे कर सकता है, समझ गए? तो यही मेन पर्पज़ है कि भैया जो केंद्र सरकार है वो प्रॉपर तरीके से पैसा पहुंचाए स्टेट गवर्नमेंट के पास में, ताकि स्टेट गवर्नमेंट सही से पैसा खर्च कर सके। क्योंकि आज के समय पर राज्य सरकारों की, ज़्यादातर राज्य सरकारों की जो कमाई है वो 38% है, खर्चे 61% है। भाई कमाई उनकी अभी भी कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, तो बराबर करने के लिए बीच में ये सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है, समझ गए? लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इससे जो हमारी राज्य सरकारें हैं वो ज़्यादा डिपेंडेंट हो चली जा रही हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में, ठीक है? तो फिनांस कमीशन को लेकर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको यहाँ पर ध्यान रखिए। ये सब बातें ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर बता ही चुका हूँ। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले फिनांस कमीशन की, ऐसे ही होता है एक स्टेट का फिनांस कमीशन, अपने राज्यों में भी होता है ऐसा कमीशन, जिसको गवर्नर बनाते हैं और हर 5 साल में इसको ही बनाया जाता है। जो स्टेट वाला फिनांस कमीशन होता है ये आर्टिकल 243 के अंदर में बनाया जाता है और सेंट्रल वाला 280 के तहत। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आता है पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे लगातार 3 आर्टिकल हैं। बीच वाला हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया है, आपको पता है थंबनेल वाला जो टॉपिक डिस्कस किया था ना वो यही वाला था, उसको मैंने वहाँ लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया है। उसके अलावा एक टॉपिक ये है जो जीएस पेपर नंबर 3 इकॉनमी एग्रीकल्चर, जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी, सभी जीएस पेपर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये वाली न्यूज़ में दोस्तों इस स्कीम के बारे में बात हो रही है, वो है पीएम आशा स्कीम। तो पीएम आशा स्कीम जो है ये यहाँ पर आगे कंटिन्यू होने वाली है, इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये यहाँ पर कहना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी स्कीम, देखो पीएम आशा एक बड़ी स्कीम है, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। यानी कि अन्नदाता कौन है? हमारे किसान हैं, हमारे फार्मर्स हैं। उनका जो आय है, उनकी जो इनकम है, उस इनकम को प्रोटेक्शन देने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। ये इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। और इस पीएम आशा के अंदर में 3 अलग अलग स्कीम्स आती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि पीएम आशा के अंदर जो 3 स्कीम्स हैं इसमें हम क्या करते हैं, फार्मर्स को सीधा बेनिफिट प्रोवाइड करवाने की बात करते हैं। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, पीएम आशा के तहत फर्टिलाइजर्स को लेकर भी किसानों को सपोर्ट करेंगे, खाद को लेकर। खाद आपको पता है फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्रॉप्स को उगाने में। तो वहाँ पे फर्टिलाइज़र के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देगी तो किसानों को फर्टिलाइज़र सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इधर से सब्सिडी दे रही होगी।
तो सस्ता मिल जाएगा, इससे यहाँ पर कम पैसा लगाकर वो अच्छी फसल की ग्रोथ कर सकते हैं, इससे उनका इनकम बढ़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। अदरवाइज पीएम आशा है क्या और काम कैसे करता है, आइए पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। देखिए, पीएम आशा की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ। पीएम आशा के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं या 3 इंपॉर्टेंट के अंदर में स्कीम है। एक होती है हमारी प्राइस सपोर्ट स्कीम। ध्यान रखना, पीएम आशा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग चकरा जाते हैं, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स इशू है या कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसको बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आता कई बार, है ना। कई बार यहाँ पर, क्योंकि ये स्कीम पुरानी है, कई बार दोस्तों होता है कि उनको अच्छे से समझ में नहीं आता। मैं फिर बोल रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ बहुत ध्यान से हर बात को मेरी सुनना जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो पीएम आशा में पहला चीज़ क्या है, प्राइस सपोर्ट स्कीम। जैसे आपकी एमएसपी देती है ना सरकार, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारे किसानों को, कि किसान यहाँ पर ये फसल उगाएं, अगर वो मंडी में जाकर बेचते हैं, अच्छा रेट नहीं मिलता है, तो वो सरकार को एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस में दे सकते हैं। तो इतना पैसा तो उनको मिलेगा, एक सिक्योरिटी मिल जाती है गवर्नमेंट की साइड से। उसी तरीके का यहाँ पर ये पीएम आशा में एक कंपोनेंट है पीएसएस, प्राइस सपोर्ट स्कीम। अब ये प्राइस सपोर्ट स्कीम हर चीज़ के लिए नहीं दी जाती, यहाँ पर केवल और केवल हमारी केंद्र सरकार, ध्यान रखना, केंद्र सरकार अपनी 2 इंपॉर्टेंट बॉडी की मदद से, कौन कौन सी बॉडी है, एक है आपकी नाफेड और दूसरी है यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। तो हमारी केंद्र सरकार नाफेड और एफसीआई से ये बोलती है कि आप जाइए किसानों के पास में और किसानों से पल्सेस यानी दाल और आपकी ऑयल सीड्स और कोपरा, इन 3 चीज़ों को यहाँ पे खरीद लेना और उसके बदले में इन किसानों को एमएसपी दे देना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाफेड एफसीआई की मदद से किसानों को एमएसपी देकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके उनसे दाल, पल्सेस के अलावा ऑयल सीड्स और कोपरा जैसी चीज़ें खरीद ली हैं। तो उनका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सपोर्ट मिल जाता है, एमएसपी उनको मिल जाता है। तो उनका फिजिकल, यानी सरकार ने फिजिकली यहाँ पे खरीद लिया, क्योंकि ये नाफेड एफसीआई ये जो है सरकारी कंपनियाँ हैं, समझ गए। तो यहाँ पे किसानों को एक फ़ायदा मिल जाता है। दूसरा जो कंपोनेंट है पीएम आशा में वो है पीडीपीएस, यह है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। अब इसमें क्या है खास है, ज़रा ये सुनिए दोस्तों। यहाँ पर भी आपकी ऑयल सीड्स को भी कवर किया गया है, लेकिन ऑयल सीड्स पे ध्यान रखना, क्या है ये यहाँ पे सीधा एमएसपी नहीं दी जाती। मान लो यहाँ पे हमारे किसान ऑयल सीड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो होता यहाँ पर इस वाले कॉन्सेप्ट में यह है कि जो हमारी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पर स्कीम चला रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रिकग्नाइज करी हुई कुछ मंडीज़ होती हैं। क्या होती हैं मंडीज़, जहाँ पे किसान अपना ये सामान बेचते हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकग्नाइज करता है, सपोर्ट करता है उन मंडीज़ को। और फिर क्या होगा, इन मंडी को यहाँ पर, मतलब इस मंडी में जो हमारे किसान हैं वो अपनी ऑयल सीड्स लाकर बेच देंगे, और ये जो रिकग्नाइज मंडी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ये मंडी यहाँ पर क्या करेगी, हमारे किसानों को एक पैसा दे देगी, यानी कि सेलिंग प्राइस दे देगी बिलो एमएसपी। यानी एमएसपी नहीं दी जाएगी, ध्यान रखना, पहले वाले में तो एमएसपी दी जा रही थी, इसमें एमएसपी नहीं देंगे, एमएसपी को यहाँ पे माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस में जो भी चीज़ है। तो जो भी यहाँ पर बिलो एमएसपी सेलिंग प्राइस होगा वो प्राइस यहाँ पर हमारे फार्मर्स को दे दिया जाएगा। तो सरकार ने मंडी को सपोर्ट किया, मंडी ने यहाँ पर किसानों को सपोर्ट कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं कर रही है, डायरेक्टली वो नहीं खरीद रही है, मंडीज़ के माध्यम से मंडीज़ को सपोर्ट किया, मंडी ने यहाँ पर किसानों को सपोर्ट कर दिया। अब वो किसान ऑयल सीड्स अपनी जाके मंडीज़ में बेच देंगे। तो ये दूसरा तरीका है फार्मर्स को सपोर्ट करने का। तीसरा तरीका यहाँ पर इसी पीएम आशा में है, वो है पीपीपीएस, यानी पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहीं पे आधे से ज़्यादा लोग घूम जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, चला मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझा देता हूँ। तो दोस्तों इस वाले केस में, एक सेकंड रुको यार, हाँ, इस वाले केस में क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा अब की बार, जैसे इस वाले स्कीम में मंडीज़ को सपोर्ट किया था ना, अब की बार सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट एजेंसीज़ को सपोर्ट करती है और प्राइवेट एजेंसी को थोड़ा फ़ायदा प्रोवाइड करवाती है, और प्राइवेट एजेंसी से बोलती है कि आप किसानों से जाकर ऑयल सीड्स खरीदिए और उसके बदले में यहाँ पर किसानों को यहाँ पर आप एक प्राइस दे देना, एक जो एमएसपी है वो उनको प्रोवाइड करवा देना। तो अगेन यहाँ पे फार्मर्स को एक चांस और मिल जाता है सपोर्ट करने का। तो किसानों ने अगर ऑयल सीड्स उगाई है, जिनके पास में ऑयल सीड्स है, अगर वो यहाँ दोनों पे नहीं हो रहा है तो अपना प्राइवेट एजेंसी पे ले जाकर बेच सकते हैं। प्राइवेट एजेंसी यहाँ पर उनको एमएसपी देगी, अच्छा प्राइस मिल जाएगा किसानों को, लेकिन वो प्राइवेट एजेंसी कैसे देगी, जब केंद्र सरकार उनको सपोर्ट करेगी। प्राइवेट एजेंसी ये बोलेगी केंद्र सरकार से, भैया हमें थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट दो, तो केंद्र सरकार यहाँ पे उनको 15% ऑफ एमएसपी, यानी जो भी इन्होंने पैसा दिया है उसका 15% टैक्स के तौर पर, यानी थोड़ा बढ़ाकर प्राइवेट एजेंसी को मिल जाएगा पैसा।
तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट एजेंसी को सपोर्ट किया, प्राइवेट एजेंसी ने यहाँ पर फार्मर को सपोर्ट किया। तो एक तरीके से ये है यहाँ पर तीनों के तीनों कंपोनेंट्स जहाँ पे गवर्नमेंट पीएम आशा के तहत हमारे किसानों को ये सपोर्टिव प्राइस प्रोवाइड करवाती है। तो 3 तरीके से यहाँ पर ये सपोर्टिव प्राइस प्रोवाइड करवाया जा सकता है। ध्यान रखना, जो पहला वाला किस्सा है इसमें केवल दाल, ऑयल सीड्स और कोपरा कवर किया जाएगा, केवल इन तीनों चीज़ों की खरीदारी की जाएगी, और बाकी दोनों में ऑयल सीड्स को ही केवल और केवल कवर किया गया है। यह है पीएम आशा हमारी। ठीक है, क्लियर हो गया, मज़ा आ गया। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आइए। एक खबर आपकी यह है, यहाँ पे सरकार ने बोला है कि वो म्यांमार के बॉर्डर पर 31,000 करोड़ रुपए लगाकर बॉर्डर पर दीवार खड़ी करवा रहे हैं, फेंसिंग करवा रहे हैं, ताकि यहाँ पे बॉर्डर पर इतना ज़्यादा आना जाना ना बना रहे। क्योंकि म्यांमार में ऑलरेडी लंबे समय से बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, तख्ता पलट हो चुका है, और अभी के समय पर म्यांमार से कई सारे लोग यहाँ पर इंडियन टेरिटरीज़ में घुसने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो भारत म्यांमार के साथ में बड़ी बाउंड्री लगाता है। ये देखिए दोस्तों, ये इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पूरा हिस्सा है, और इधर है बगल में हमारा म्यांमार। तो भारत के कई सारे राज्य म्यांमार के साथ में सीधी बाउंड्री को शेयर करते हैं। आपको पता है भारत और म्यांमार का बॉर्डर जो है ये 1643 किलोमीटर का है, 1643 किलोमीटर्स। म्यांमार एक ऐसा देश है जो भारत के 4 राज्यों के साथ में अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 मिजोरम, ये दिख रहा होगा, तो मिजोरम के साथ में ये म्यांमार है पूरा का पूरा, तो हमारा ये रहा मिजोरम। फिर दूसरा मणिपुर है, तीसरा नागालैंड है, और एक बड़ी बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश के साथ में भी लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी म्यांमार में सिचुएशन खराब है, लोगों पे इशू हो रहा है, लोगों पे यहाँ पर वहाँ की मिलिट्री जो अत्याचार कर रही है, लोग इधर की साइड में आना कोशिश करेंगे, घूमना कोशिश करेंगे। तो पहले यहाँ पर घूम सकते थे, फ्री मूवमेंट रिजीम चलाया गया था जिसको हम बोलते हैं एफएमआर, है ना। इस फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत इंडिया म्यांमार के बॉर्डर के आसपास 16 किलोमीटर के दायरे में भारतीय कोई म्यांमार में जाके 16 किलोमीटर के दायरे में घूम सकता था। म्यांमार का कोई व्यक्ति इंडिया में आके 16 किलोमीटर के दायरे में आराम से रह सकता था, थोड़े समय तक रुक सकता था, एक पास वगैरह बनता था, बॉर्डर पास। उस स्कीम को भी ख़त्म कर दिया गया, और ख़त्म करने के साथ साथ यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अब हम बॉर्डर बना रहे हैं यहाँ पे 31,000 करोड़ रुपए खर्च करके। कुछ बॉर्डर तैयार भी हो चुका है, जिससे यहाँ पे आना जाना बंद हो जाएगा। हमारा एरिया को हम सिक्योर करना चाहते हैं। असम राइफल को यहाँ पे सारा काम सौंप दिया गया है। असम राइफल आज इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पर निगरानी रख रही है, इस बॉर्डर पर सुरक्षा कर रही है हम सभी लोगों की। तो इस बात को दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ है ना, ये लंबे समय से इशू बना हुआ है। 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट हुआ, अभी तक सिनेरियो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब। मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब, कि लगभग जब से अभी तक मतलब 25 से 30 हज़ार लोग अरेस्ट हो चुके हैं, लगभग 4-5 हज़ार लोगों की जान जा चुकी है। अपने ही देश की मिलिट्री अपने ही लोगों को मार रही है। जो सरकार वगैरह थी वो सबको लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है, तख्ता पलट हो चुका है, मिलिट्री कू यहाँ पर हो चुका है। जो मिलिट्री लीडर हैं वही यहाँ पे हर चीज़ को लीड कर रहे हैं। ये सिनेरियो है, इस वजह से लोग परेशान हैं। तो बॉर्डर इस समय पर क्रिएट किया जा रहा है गवर्नमेंट की साइड से। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। ये था आज का डिस्कशन। कैसा लगा डिस्कशन, अपने फीडबैक्स को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन करना। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, 6 लाख सब्सक्राइबर्स का हमारा एक इंपॉर्टेंट मिशन है। चलिए यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो स्टार्टिंग में जो आपको क्वेश्चन दिया गया था सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का, कि बताइए 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आपको पढ़ाया था ना सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन दोनों के बारे में। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हमारी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये सही बात है। दूसरा अगर आप देख पाएंगे तो इसमें जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, हाँ, इनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, या फिर 65 ईयर्स तक की एज तक यहाँ पर ये सर्व कर सकते हैं। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन इसलिए एक स्टैच्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है, और वो जो एक्ट है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। इसको दोस्तों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन सकता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बाकी स्टार्टिंग में जो आपको मैप का क्वेश्चन दिया गया है कि भितरकनिका नेशनल पार्क को आज जाकर मैप में देखना है, तो चर्चाओं में है। तो दोस्तों कहाँ पे लोकेटेड है? ओडिशा के अंदर में जो केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये भितरकनिका नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ओडिशा को मैप में देखना चाहेंगे तो ये है वो ओडिशा। ओडिशा के साथ में कई सारे राज्य हैं जो अपने बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की एक बाउंड्री लगती है ओडिशा में, फिर एक लगती है छत्तीसगढ़ के साथ में, फिर एक झारखंड के साथ में, देन उसके बाद में वेस्ट बंगाल के साथ में, और बाद में इधर पीछे आपको बे ऑफ बंगाल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन है सीक्वेंस में लगाना। कैसे लगाना है? सीक्वेंस में लगाना है। ओडिशा के साथ में पहला राज्य कौन सा है जो सबसे बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है, दूसरा राज्य कौन सा है जो कि उसके बाद सबसे बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है, फिर तीसरा और चौथा। इस तरीके से सीक्वेंस में लगाना है। पहले सबसे बड़ा बाउंड्री किसके साथ में ओडिशा की शेयर हो रही है उसका राज्य का नाम लिखना, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। बताओ
नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है जो आपको दिया गया क्वेश्चन, प्लीज़ उसको अटेम्प्ट किया करो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।